आना संभावित दिल्ली दफ्तर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर, किसको टिकट मिलेगा, किसका पत्ता साफ होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट संभव है। मैराथन मीटिंग्स हुई हैं और गुरुवार को भी 10:30 बजे से मीटिंग शुरू हुई, करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। उसमें भी तमाम चर्चाएं हुई, रणनीति हुई। चुनाव की खास रणनीति 400 पार का जो नारा अब की बार लगातार लगाया जा रहा है, ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं खाका तैयार हुआ है और थोड़ी ही देर में बीजेपी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट संभव और साथ ही कहीं ना कहीं प्रदर्शन के तौर पर और साथ ही राजनीतिक अनिवार्यता के तौर पर भी कई सारे नाम हो सकता है सामने आए। तो चलिए, फिलहाल सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के लिए। लाल सिंह, देखिए कुछ ही समय शेष रह गया है, लिस्ट आना संभावित बताया जा रहा है। क्या लगता है कौन कौन से ऐसे नाम होंगे? बीजेपी जो है प्रदर्शन के तौर पर या फिर राजनीतिक अनिवार्यता के तौर पर भी नाम सामने ला सकती है? देखिए मनीषा, थोड़ी देर बाद हालांकि जब लिस्ट सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा किन के नाम पर मोहर लग रही है। लेकिन लगातार जब से सीईसी की मीटिंग हुई है, कयासों का दौर चल रहा है कि किन के नाम पर मोहर लग सकती है। अभी जो एक निकल कर जो आ रहा है उसके आधार पर मनीषा कह सकते हैं कि जो बड़े नाम हैं उनके टिकट बहुत ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे। चाहे राजस्थान के जो मंत्री हैं केंद्र में, उनको लगभग टिकट उनके उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों से मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बीच इस तरह की खबरें आ रही थी कि जोधपुर से गगन सिंह शेखावत अपना बदल सकते हैं, वो राजसमंद में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है, जैसे बड़े चेहरों की हम बात कर लें तो कोटा से ओम बिरला लगभग फाइनल है, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, सीकर से स्वामी सुमेरानंद सरस्वती, पाली से पीपी चौधरी, झालावाड़ से दुष्यंत का नाम एक बार फिर आ रहा है। लेकिन चर्चा इस तरह की भी है मनीषा कि वसुंधरा राजे को कहा गया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें। हालांकि क्योंकि थोड़ी देर में सबको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये निकल कर आया कि वसुंधरा राजे ने चाहा कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन पार्टी की ये मंशा है कि वसुंधरा राजे झालावाड़ से चुनाव लड़ें। तो जो बड़े नाम हैं ये लगभग ये मान सकते हैं मनीषा की रिपीट होंगे। लेकिन जो बात है उन नामों की जो जिनको टिकट कट सकते हैं, या जो लोकसभा क्षेत्र को साथ जो 6 लोकसभा क्षेत्र हैं मनीषा, जहाँ पर क्योंकि इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो 6 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से उम्मीदवार को उतारा था। इनमें से 3 को हार का सामना करना पड़ा था, 4 को जीत मिली थी। तो वहाँ किन चेहरों को जगह मिल सकती है और कौन सी सीट हो सकती है जहाँ पर की टिकट काटा जा सकता है। तो पार्टी ने अलग अलग तरीके से माइन्यूटली इनका एक सर्वे कराया मनीषा, एक लोकसभा को, क्योंकि पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य इस बार तय किया है। भारतीय जनता पार्टी 370 के पार और एनडीए 400 के पार, लक्ष्य बहुत विराट है। ऐसे में पार्टी ये चाहेगी जो उसके मजबूत गढ़ है, क्योंकि लगातार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हैट्रिक मिली है। तो एक बार फिर कैसे 25 सीटों को जीता जाए। ऐसे में पार्टी ने हर सांसद का फीडबैक लिया है। क्या किसी सांसद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी अधिक तो नहीं है? अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका टिकट काटने में पार्टी कोई गुरेज नहीं करेगी। एक बात, बड़े चेहरों को लेकर पार्टी का ये मानना है कि ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनके अगर हम काउंटर में किसी और को उतारते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत साबित हुए हैं। क्योंकि पार्टी ने ये भी तय किया मनीषा कि एक तो जो मौजूदा सांसद हैं या जो केंद्र में मंत्री हैं उनको लेकर फीडबैक क्या है, और उनके अलावा 3 या 4 ऐसे भाजपा नेताओं के नाम भी लिए हैं जो अगर उनको टिकट नहीं दिया जाए तो मजबूत साबित हो सकते हैं। यही नहीं, पार्टी ने यह भी रणनीति बनाई है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में आपको लगता है कि मौजूदा सांसद के अलावा बीजेपी के अलावा भी कोई अन्य पार्टी में मौजूदा नेता ताकतवर हो सकता है या अधिक लोकप्रिय हो सकता है, तो उस पर भी दाव चला जा सकता है, यानी कि उसको भी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। आपने अभी देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्र सिंह मालवीय को पार्टी ज्वाइन कराई थी। बागीदौरा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा सीट है वह 70 साल से बीजेपी कमल नहीं खिला पा रही थी। लेकिन अब पार्टी ने बड़ा दाव चल दिया है। एक बड़ा चेहरा, जो बड़ा चेहरा आदिवासी इलाके का, कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर जिसने सियासत की लंबे समय से, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह मालवीय को लगभग टिकट फाइनल है। और एक बड़ा ट्रम्प कार्ड इस लिहाज से है मनीषा, चूंकि बड़ा चेहरा था, उनको लगा कि पार्टी के पास ऐसा कोई इतना बड़ा मजबूत चेहरा उनके पास नहीं था, तो उन्होंने महेंद्र सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल कर वहाँ टिकट दिया जा रहा है। यानी कि पार्टी हर हाल में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कैसे हैट्रिक लगाए, इसकी रणनीति पर काम कर रही है मनीषा।
लाल सिंह, देखिए सीईसी की जो बैठक हुई उसमें कई सारे नामों पर विचार किया गया, लेकिन क्योंकि पहली लिस्ट में तो सभी नाम आना संभावित नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सीनियर लीडर्स जो हैं उन्हें उनके ज़्यादा नाम सामने आ सकते हैं पहली लिस्ट में। देखिए बिल्कुल मनीषा, जैसा मैंने कहा कि जो बड़े नेता हैं, जैसे आपको पारा झालावाड़ से दुष्यंत सिंह का टिकट लगभग फाइनल है। अगर कोई इफ एंड बट होती है तो वसुंधरा राजे को वहाँ से मैदान में उतारा जाएगा। इसके बाद ओम बिरला का लगभग कोटा से टिकट फाइनल है, जोधपुर से गजेंद्र सिंह का टिकट फाइनल है, बाड़मेर से कैलाश चौधरी का टिकट फाइनल है, सीकर से सुमित्रानंद सरस्वती उनका टिकट फाइनल है। तो ये बड़े चेहरे जो हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, जो बड़ा नाम है, उनके लगभग टिकट फाइनल माने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज कहाँ करनी पड़ रही है इनको मनीषा, जहाँ पर कि इनको नए चेहरे उतारने हैं। जयपुर ग्रामीण, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री बन चुके हैं, वहाँ पर आपको नया चेहरा लाना है। राजसमंद से दिया कुमारी डिप्टी सीएम बन चुकी है, वहाँ आपको नया चेहरा लाना है। और अगर हम उन हारने वालों की बात करें तो अजमेर में आपको नया चेहरा ला सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह नरेंद्र खिचड़ की जगह दूसरा चेहरा सामने आ सकता है। तो ऐसे में ये जो चेहरे, जिनको 3 चेहरे हार का सामना करना पड़ा, और वो सीटें जहाँ पर पार्टी मानती है कि यहाँ पर नए चेहरे लाकर हम जीत के प्रति अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। और एक टारगेट और लेकर पार्टी चल रही है मनीषा, क्योंकि पार्टी चाहती है कि जो 1984 का रिकॉर्ड था 49 पॉइंट समथिंग वोट परसेंट लाकर 414 का अब तक का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में, उस रिकॉर्ड को कैसे ब्रेक किया जाए, यानी कि 400 पार तो पार्टी को जाना ही है, वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी पार्टी काम कर रही है। अब ऐसे में मान लो हम जयपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं, राज्यवर्धन सिंह नहीं है तो क्या पार्टी में किसी राजपूत चेहरे पर दाव चलेगी, या किसी जाट चेहरे को वहां से उतारा जा सकता है? बिल्कुल। अगर जाट चेहरा हो सकता है तो सतीश पूनिया का नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहा है, उन पर दाव खेला जा सकता है। अगर मान लो राजपूत चेहरे की हम बात कर सकते हैं, इसमें और भी नाम है जिनका नाम श्रवण सिंह बगड़ी का नाम इस पर चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रहे राव राजेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। दिया कुमारी के अगर हम राजसमंद की बात करें तो वहाँ पर तय है किसी राजपूत चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। राजेंद्र सिंह जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे पूर्व, उनका नाम बहुत तेजी से आ रहा है। अजमेर की अगर हम बात करें कि जहाँ पर मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, वहाँ से कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं। अगर यहाँ जयपुर ग्रामीण में राजपूत चेहरे पर ही दाव खेला जाता है तो एक बड़ा नाम है मनीषा, वो है उपनेता प्रतिपक्ष रहे सतीश पूनिया का। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे पार्टी के, बड़े नेता हैं, लेकिन उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हारे हुए नेताओं को भी टिकट मिलेगी तो 2 नेता प्रमुखता से नाम सामने आ रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। तो सतीश पूनिया पर दाव चला जा सकता अजमेर से। इसके बाद ही हम बात कर लेते हैं कि पार्टी यहाँ से भागीरथ चौधरी की बात कर लेते हैं, वहाँ से मैंने जैसा बताया सतीश पूनिया पर दाव खिलाया जा सकता है। चूरू से अगर सांसद राहुल कस्बा का नाम बदला जाता है, उसके पीछे वजह ये है कि अभी आप जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल कस्बा के बीच काफ़ी बयानबाजी हुई थी, पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया। हालांकि राहुल कस्बा का रिकॉर्ड अच्छा है, पार्टी को वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं मिली है, लेकिन ये विवाद कहीं पार्टी को नुकसान ना पहुँचा दे। अगर राहुल कस्बा का टिकट बदला जाता है तो वहाँ पर कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। और देवेंद्र झाझड़िया एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है, वहाँ देवेंद्र झाझड़िया पर दाव खेला जा सकता है। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, नाम है, देश में उनका नाम भी, और एक जाट चेहरा हो जाएंगे, मतलब जाट की जगह आपको जाट चेहरा मिल जाएगा, एक खिलाड़ी मिल जाएंगे। तो उस नाते आप राहुल कस्बा के अगर टिकट बदला जाता है तो उनको जगह मिल सकती है। टोंक सवाई माधोपुर से जैसे ही सांसद सुखबीर सिंह जौनाप्रिय लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर उनका टिकट बदला जाता है मान लो, तो वहाँ 3-4 नाम बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं। एक तो अलका गुजर राष्ट्रीय मंत्री है, उनका नाम चल रहा है। जयपुर ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुजर, उनका नाम तेजी चल रहा है। और साथ ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला का नाम भी रेस में माना जा रहा है। अगर सुखबीर सिंह जौनापुरिया का नाम कटता है, यानी कि टिकट बदली जाती है, तो नागौर सीट बहुत हॉट सीट रही है मनीषा। उसकी वजह ये कि पिछला जब चुनाव हुआ था 2019 में, पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया और गठबंधन में चुनाव लड़ा। हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव जीते गठबंधन से, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान हनुमान बेनीवाल ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इस बार पार्टी ने तय किया कि किसी भी सीट पर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ज्योति मृधा अभी भी वहाँ एक बड़ा नाम है, हालांकि विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। और अभी हाल ही में जो भाजपा की लिस्ट आई है संगठन की, उसमें उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरह की भी चर्चा है कि क्या ज्योति मृधा को आउट किया जा रहा है। आउट से मेरा तात्पर्य क्या उनको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको रेस से बाहर हम नहीं मान सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें और जो बाकी सीटें बची हुई हैं, जयपुर, जो खुद जयपुर की सीट बात कर लेते हैं। जयपुर लोकसभा जो शहर है मनीषा, उसमें हालांकि रामचरण बोहरा पर तीसरी बार दाव खेल सकती है पार्टी, लेकिन अगर उनकी टिकट कटती है तो 2-3 नाम बड़े सामने आ रहे हैं। मुकेश दादिज का नाम है,
अरुण चतुर्वेदी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनका नाम है, और सुनील कोठारी, ये नाम चर्चाओं में चले हुए हैं। बांसवाड़ा में जो मौजूदा सांसद है कनकमल कटारा, उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि महेंद्र सिंह मालवीय की जो एंट्री हुई है वो वहाँ न केवल बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बल्कि उस आदिवासी इलाके में कैसे बीटीपी के बढ़ते जनाधार को कम किया जाए और साथ ही पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर दांव चला है। तो ऐसे में बांसवाड़ा डूंगरपुर से लगभग तय माना जा रहा है महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट मिलेगी। बिल्कुल। झुंझुनू की हम बात कर सकते हैं कि झुंझुनू में जो मौजूदा सांसद हैं नरेंद्र खीचड़, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर पार्टी ये फार्मूला अपनाती है कि जिनको हार का सामना करना पड़ा है उनके स्थान पर किसी अन्य को टिकट दिया जाएगा, तो नरेंद्र खीचड़ का भी टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। यहाँ पर 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। BL रेणवा का नाम सामने है, जिला प्रमुख हैं हर्षिल कोल्हरी, उनका भी नाम सामने आ रहा है, और सुभाष पूनिया का नाम सामने आ रहा है। एक बात और है, क्योंकि पार्टी ने यह भी तय किया कि इस बार हो सकता है महिलाओं को अधिक टिकट दिया जाएगा, तो जिन स्थानों पर चेहरे बदले जाएंगे या जिन पर टिकट काटी जाएगी, तो वहां पर हो सकता है महिला प्रत्याशी को उतारा जाए मैदान में। हालांकि जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए महिला प्रत्याशी पर दांव वहाँ खेला जा सकता है, जिससे 2 लाभ इसमें होंगे मनीषा। एक तो आप ये मैसेज देने में सफल हो जाएंगे कि आपने महिला प्रत्याशियों को अधिक टिकट दिया। दूसरा, चूंकि आपको टिकट काटना ही है तो उनका टिकट काटना भी आसान हो जाएगा, और महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर आप ये मैसेज भी देने में सफल हो जाएंगे कि हमने महिलाओं को अधिक टिकट दिया है। क्योंकि पार्टी लगातार जिस तरह का जो वोट ऑफ परसेंटेज हम देख रहे हैं मनीषा, इन 2-3 राज्यों के चुनावों का भी हम जिक्र कर लेते हैं, तो महिलाओं ने सबसे अधिक वोट भाजपा को दिए हैं, युवाओं ने सबसे अधिक वोट भाजपा को दिए हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा पीएम मोदी लगातार ये नारा दे रहे हैं कि देश में 4 ही जातियाँ हैं, महिला है, गरीब है, किसान है, युवा है। इन चारों को साधने की कवायद पार्टी लगातार कर रही है। ऐसे में पार्टी का फोकस ये जरूर रहेगा कि युवा और महिला वोटर जो उनके लिए लगातार साथ आ रहे हैं, लगातार जिनका रुझान बढ़ता जा रहा है, वो पार्टी के साथ कैसे जुड़े रहें। तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पार्टी राजस्थान के संदर्भ में नहीं, पूरे देश भर में महिलाओं को जो टिकट देने का जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। दौसा की सीट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि दौसा हॉट सीट है, और ये जो इलाका, ये जो सीटें हैं, दौसा सीट है, भरतपुर सीट है, सवाई माधोपुर टोंक की सीट है, ये सीटें पार्टी के लिए थोड़ा सा ऐसा माना है उन्होंने कि यहाँ पर उनको एक्सरसाइज अधिक करनी पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ चेहरे बदले जा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि पार्टी का मैं 2019 में आपको वापस ले चलता हूँ, तो एक बड़े अंतर के साथ पार्टी ने जीत हासिल की थी। आप देखिए अधिकतर सीटों पर पार्टी ने 2-2.5 लाख से अधिक के अंतर से चुनाव जीता था। ऐसे में कुछ सीटें रही थी जहाँ कहीं ना कहीं पार्टी को कम अंतर से जीत का सामना करना पड़ा, जो कई एक सीट शायद जो 1 लाख से कम अंतर रहा था। दौसा सीट भी उनमें से एक थी। अगर मान लो जसकौर मीणा का टिकट काटा जाता है तो उनकी जगह पर उनकी बेटी अर्चना मीणा का नाम चर्चाओं में, अर्चना मीणा को टिकट दिया जा सकता है। जी लाल सिंह, देखिए क्योंकि कई सारे ऐसे चेहरे रहे जिनको पहले तवज्जो नहीं मिली, और बीजेपी क्योंकि लगातार चौंकाने वाले नाम भी सामने लेकर आती है, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि देखिए जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें लगातार विचार तो हो ही रहा है, और इस बार खास तौर पर सर्वे करवाया गया है, रिपोर्ट कार्ड बनवाया गया है कि किस तरीके का पूरा काम रहा है। तो ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन के साथ साथ जो राजनीतिक अनिवार्यता है, क्योंकि कुछ लोग पीछे कहीं ना कहीं रह गए और जो राजनीति में बड़ा चेहरा है उनको तवज्जो दी जा रही है, सोचा जा रहा है उनके बारे में? देखिए, पार्टी का जो सोचने का तरीका होता है ना मनीषा, वो होता है क्योंकि जीत सबसे बड़ा फैक्टर उस दुनिया में जीत होता है। बिल्कुल। हर पार्टी चाहती है कि वो कैसे जीत हासिल करे। इसको लेकर पार्टी ने, अब जैसा मैंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है, विराट लक्ष्य है, 370 पार का नारा भाजपा ने दिया है। ऐसे में जैसा कि मनीषा मैं पहले आपसे कह रहा था कि जो मजबूत गढ़ हैं भाजपा के, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, इनको तो मजबूत रखना ही है, और इन पर अधिक सीटें कैसे जीती जा सकें। इसके अलावा अलग अलग रणनीति बनाई, बिहार को लेकर अलग रणनीति बनाई, हाल ही में नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर पार्टी ने एक बार फिर बड़ा दाव चल दिया है, महाराष्ट्र को लेकर अलग रणनीति बनाई जा रही है, बंगाल को लेकर अलग रणनीति बनाई जा रही है, और दक्षिण के राज्यों को लेकर अलग रणनीति बनाई जा रही है। वहाँ करीब 4 राज्यों की हम बात करें मनीषा, तो वहाँ 101 सीटें, लेकिन बीजेपी के पास केवल 4 सीटें। ऐसे में पार्टी ने पूरा फोकस दक्षिण में किया। आपने देखा होगा जब रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो जो अनुष्ठान किया जाना था वो दक्षिण के मंदिरों में पीएम मोदी ने किया। हर मंदिर में गए, विधि विधान से पूजा अर्चना की, तो एक मैसेज कि भारत एक है, इसको उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटा जा सकता। मकसद ये कि एक सियासी संदेश दिया जा सके कि कैसे
कमल का अधिक खिलाना संभव हो सके दक्षिण के राज्यों में, जी। इस पर पार्टी काम कर रही है। तो अलग अलग लोकसभाओं को देख के, अलग अलग राज्यों के भौगोलिक समीकरणों को देखकर, राजनीतिक समीकरणों को देखकर, सियासी समीकरणों को देखकर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। मकसद यही है कि कैसे अगर दक्षिण में आपका जनाधार बढ़ेगा, दक्षिण में आपकी सीटें बढ़ेंगी, तभी आप कहीं ना कहीं इस विराट लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। लेकिन आपको अपना जो मजबूत गढ़ है उसको भी बचाए रखना है। इसलिए पार्टी ने, जैसा मैंने पहले कहा था मनीषा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अगर उनको लगेगा उनका मौजूदा सांसद, चाहे वो भले ही मंत्री है केंद्र में, अगर उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सर्वे में अगर ये पाया गया है कि इनको टिकट देना घाटे का सौदा हो सकता है, तो पार्टी कोई कोर कसर उनका टिकट काटने में नहीं रखेगी। यानी कि हिचकिचाहट नाम की कोई चीज़ पार्टी नहीं रखेगी। आप देखिए बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल। अभी भी लिस्ट आप देखिए, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे टिकट मिल रहा है, बिल्कुल, या कोई भी सियासी पंडित ये दावा नहीं कर सकता कि उनको टिकट मिलेगा ही। ये आप और हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी जो सियासी गलियारों में चर्चा है उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये तय मानो पार्टी ने पहली प्रायोरिटी तय की है जीत, और उसके लिए ऐसे नहीं है, कई सर्वे हुए हैं। संगठन के स्तर पर सर्वे किया गया है, पब्लिक क्या ओपिनियन उसके आधार पर सर्वे किया गया है, काम के आधार पर सर्वे किया गया है। उसके इतर अन्य 3 भाजपा नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, वो अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। अन्य पार्टियों से नेताओं को जोड़ने पर काम किया गया है। तो एक स्तर पर सर्वे नहीं हुआ है। फिर लोकसभा की जो सीट है उनके मुद्दों पर काम हुआ है, जातीय समीकरणों की चर्चा हुई है कि अगर मान लो सामने वाली पार्टी इस जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो हम किस तरह काउंटर कर सकते हैं। ये तमाम कवायदों के बाद पार्टी पहुंची है और कुछ ही देर में सभी के सामने लिस्ट होगी। जी। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, कृपया अपना स्थान ले लें। शुरू करें। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के लिए। आप सभी की जानकारी में है कि 29 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हुए निर्णयों के बारे में आपको अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजयंत पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले 1 दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है
कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है, और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की, और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ, उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे।
गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे। राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे। केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे। तेलंगाना 9 की घोषणा करेंगे। असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे। अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू। अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव। असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला। सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य। ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो। गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी। मंगलदोई दिलीप सैकिया। तेजपुर रणजीत दत्ता। नौगांव सुरेश बोरा। कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा। जोरहाट तोपन कुमार गोगाई। डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल। लखीमपुर प्रधान बरुआ। ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़ सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज। रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया। जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े। कोरबा सरोज पांडे। बिलासपुर तोखन साहू। राजनांदगांव संतोष पांडे। दुर्ग विजय बघेल। रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल। महासमुंद रूप कुमारी चौधरी।
बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी। 5 दिल्ली में गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित। बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री सीआर पाटिल। ऐसे 15 सीटें, 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती एम एल अश्विनी,
कन्नूर श्री सी रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री एम.टी. रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अल्पुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तन मतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 seats out of 20. Out of मध्य प्रदेश, मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके, राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह
शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, तेलंगाना करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी, जहीराबाद बीबी पाटिल, मलकजगिरी इटेला राजेंदर, सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी, हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत, भोंगीर बोरा नरसैया गौड़, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश कैराना श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संभल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी राजकुमार चाहर, एटा राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर, खीरी अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई शेड्यूल कास्ट रिजर्व जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, मिश्रित भी एससी रिजर्व है, उन्नाव साक्षी महाराज, मोहनलालगंज एससी रिजर्व कौशल किशोर, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता,
फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, कनौज श्री सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति आरक्षित भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी अनुराग शर्मा, हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा श्री आर के सिंह पटेल, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबांकी एससी रिजर्व उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद श्री लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर श्री रितेश पांडे, श्रावस्ती श्री साकेत मिश्रा, गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, दुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल, बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर रवि किशन, कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे, पासगांव कमलेश पासवान, लालगंज एससी रिजर्व श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ दिनेशलाल यादव निरहुआ, सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, वेस्ट बंगाल कूच बिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज तिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष, रानाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार, बनगांव एससी रिजर्व श्री शांतनु ठाकुर, जयनगर एससी रिजर्व डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, बिष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया साहा। ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठकें होगी तब जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो बीजेपी ने लोकसभा सीटों की घोषणा की है। पहली सूची आई है 195 सीटों के उम्मीदवारों के, साथ ही प्रदेश की अगर बात कर लें तो 15 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और कई दिग्गज चेहरे इनमें शामिल हैं, 4 सांसद उनमें शामिल हैं। साथ ही ये पहली सूची है और इंतजार अब अगली सूचियों का भी रहेगा, लेकिन पहली सूची में आपको बता दें कि 195 सीटों की ये सूची आई है, जिसमें राजस्थान से 15 उम्मीदवार हैं। और अगर उनकी भी चर्चा हम कर लें तो कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और उनके अलावा अगर बात करें बीकानेर से, तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल दिग्गज चेहरा काफ़ी, और कहीं ना कहीं कयासों में भी नाम शामिल था। सीकर की बात कर लें तो सुमेधानंद सरस्वती, जो भी काफ़ी दिग्गज चेहरा है प्रदेश बीजेपी का, काफ़ी नाम है उनका। उनके अलावा अगर बात पाली की कर लें तो यहाँ से पीपी चौधरी, और तो बीजेपी का ये प्लान जीत की हैट्रिक पर नजर। और ऐसे में प्रदेश से 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और ये वही नाम है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी इन नामों की हो रही थी। तो ये पहली सूची जारी हुई है। भरतपुर से रामस्वरूप कोली, पाली से पीपी चौधरी हैं इनमें, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और साथ ही आपको बता दें कि बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जालौर से लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला है। और उनके अलावा भी अगर हम बात करें तो उदयपुर से मन्नालाल, साथ ही बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत मालवीय को टिकट मिला है, एक बड़ा नाम। और साथ ही चित्तौड़गढ़ की बात कर लें तो सीपी जोशी, कोटा से ओम बिरला को टिकट मिला है। जिस तरीके से लगातार मैराथन बैठकें भी हो रही थी, उनमें नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन प्रदेश की ही अगर बात करें तो जिन नामों का कयास कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हो रहा था, वो नाम इस पहली सूची में सामने भी आए हैं। इसके अलावा इस बार कहीं ना कहीं फोकस हुआ है, जो सीईसी की मीटिंग्स चल रही थी उनकी भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया गया, और जो प्रदर्शन रहा है उसके अलावा राजनीतिक अनिवार्यता कितनी है इन नामों की, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। और बात करें तो अलवर से भूपेंद्र यादव, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, भरतपुर से रामस्वरूप कोली, नागौर से ज्योति मिर्धा उम्मीदवार होंगी, एक बड़ा नाम जिनका भी लगातार चर्चा में चल रहा था। पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, और के अलावा भी बात करें बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जालौर से लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला है। तो ये वही चेहरे हैं, कई नए चेहरे भी शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर चेहरे वो हैं जिनका राजनीतिक गलियारों में, प्रदेश की राजनीति में लगातार नाम चल रहा था, लगातार चर्चा जोरों से हो रही थी, जिनमें चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम सामने आया है। बड़ा नाम झालावाड़ से दुष्यंत सिंह उम्मीदवार होंगे, जिनकी भी लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही थी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पिछले जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि बीजेपी ने फोकस किया है लगातार जनहित में, जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं, खुद प्रधानमंत्री के भी रोड शो हो रहे हैं देश भर में। उसके अलावा प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में भी गांव चलो अभियान चल रहा है। बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रही है, और उसी कड़ी में लगातार इन नामों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं वही चेहरे, वही नाम सामने आए हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को उतारा गया है। साथ ही 4 सांसद इनमें हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा के 15 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, और कई सारे प्रदेश के दिग्गज चेहरे इनमें हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव, बीकानेर की बात कर ले तो अर्जुन राम मेघवाल को उतारा गया है, 4 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। इसके अलावा आगामी दिनों में बीजेपी की और भी मीटिंग्स होनी हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार मैराथन मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स की भी बात कर लें तो लगातार, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रही है। तस्वीर है उन नामों की जिनकी घोषणा हुई है, ये लिस्ट है, पहली सूची है ये, जिनमें प्रदेश से 15 उम्मीदवार हैं। साथ ही 195 सीटों की सूची फिलहाल सामने आई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार जिस तरीके से रणनीति बनाती आई है, मैराथन मीटिंग्स हुई हैं, उनमें चर्चाएं हुई हैं, जो दिग्गज हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनकी मीटिंग्स हुई हैं और चेहरे वही हैं जिन चेहरों पर कहीं ना कहीं लगातार नजर रखी जा रही थी। सियासी गलियारों में जिनकी चर्चाएं जोरों पर थी वो चेहरे सामने आए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिनमें आपको बता दें कि 24 केंद्रीय और साथ ही राज्य मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ये जो लिस्ट आई है, महिलाओं पे कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार हम भी आपको खबर दे रहे थे कि नारी शक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अच्छी खासी सीटें फिलहाल पहली सूची में महिलाओं की सामने आई हैं। 28 महिला जो उम्मीदवार हैं वो रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाका था वो पहले से तैयार था और उसी को लेकर हर एक नाम पर लगातार सर्वे हो रहा था, हर नाम पर लगातार बारीकी से नजर रखी जा रही थी। और जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लगातार इन नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। प्रदेश बीजेपी की भी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, देश में भी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और साथ ही जो प्रदेश में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं उन अभियानों की भी अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये ख्याल रखा जा रहा था कि जनता के बीच जाकर, जनता के समक्ष प्रस्तुत होकर कहीं ना कहीं जनता का क्या मूड है वो देखा जाए। और उसी लिए कहीं ना कहीं गांव चलो अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया, साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जनता के बीच गए, वहां पर कार्यकर्ताओं से बात हुई, जो उच्च अधिकारी हैं वहां के उनसे भी चर्चाएं हुई, बात हुई। लेकिन फिलहाल जो इंतजार कहीं ना कहीं किया जा रहा था वो खत्म हो गया है। 4 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। प्रदेश की अगर बात कर लें तो राजस्थान में भाजपा के 15 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और उनकी बात करें तो अलवर से भूपेंद्र यादव, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को उतारा गया है। तो अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। लाल सिंह, देखिए जो चर्चा हम कर रहे थे, जिन नामों का जिक्र हम कर रहे थे, अधिकतर इनफैक्ट मैं कहूंगी कि बहुत से नाम उन्हीं में से शामिल हैं जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। एक बार विस्तृत चर्चा इन सभी नामों की कर लेते हैं। देखिए मनीषा, मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 नहीं बल्कि 3 सांसदों को टिकट काटे गए हैं। आप अगर हम अलवर की बात करेंगे तो अलवर में चूंकि बाबा बालकनाथ बन चुके हैं एमएलए, तो वहाँ पर किसी और को ही लड़ाना था, लेकिन टिकट जहाँ काटे गए हैं, हम एक सीट पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर पर आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल वहाँ से सांसद है, मंत्री है, उन पर ही दोबारा दाव खेला गया है। इसके साथ चूरू की जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर जो राहुल कसवा हैं, उनसे जब चुनाव लड़े थे राजेंद्र सिंह राठौड़, तो उस दौरान एक बड़ा विवाद हुआ था और ये विवाद कहीं ना कहीं भारी पड़ा। और पहले भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे मनीषा की राहुल कसवा का टिकट कट सकता है। हालांकि राहुल कसवा को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन जब ये विवाद हुआ उस दौरान काफ़ी दोनों नेताओं के बीच काफ़ी बयान चले और इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ने गंभीरता से लिया, माना कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा राहुल कसवा को विवाद भारी पड़ा और उनका टिकट काटा और उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया गया है। और मैंने मनीषा पहले कहा था कि ये नाम प्रमुखता से चल रहा है। जब हम सूची आने से पहले चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने आपको जिक्र किया था अगर राहुल कसवा का टिकट कटता है तो देवेंद्र झाझड़िया को ही टिकट दिया जाएगा। ये प्रमुखता से नाम सामने आ रहा है। सीकर से एक बार फिर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर ही दाव खेला गया है। वो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, क्योंकि सनातन की लहर है, भगवा वस्त्र पहनते हैं, संत हैं। ऐसे में पार्टी ने ये अनुमान लगाया, जो सर्वे सामने आया उनसे मजबूत कैंडिडेट उनको सीकर में नहीं था। हालांकि सुभाष महरिया भी रेस में जरूर माने जा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें स्वामी सुमेधानंद सरस्वती उनके लिए अच्छे साबित हुए, या ये कह सकते हैं मजबूत कैंडिडेट साबित हुए। लिहाजा एक बार फिर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर दाव खेला है। अलवर से भूपेंद्र यादव का नाम बहुत पहले से चर्चाओं में, अच्छे नेता के रूप में उनकी छवि रही है, संगठन करता रहे, राज्यसभा से सांसद भी रहे। और हालांकि बीच में इनको लेकर हरियाणा में उनकी गतिविधियां बढ़ गई थी मनीषा, और इसको लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कहीं उनको हरियाणा से राज्यसभा का टिकट दिया सकता है या हरियाणा से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि इन सभी कयासों विराम लग गया है, भूपेंद्र यादव को अलवर से मैदान में उतार दिया है। अब भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर से जो रामस्वरूप कोहली उनको, क्योंकि ये जो विवादों में थे लगातार, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ से जो मौजूदा जो सांसद थी उनको लेकर भी लगातार विवाद थे, लिहाजा यहाँ से भी टिकट काटा गया। इस लिहाज से 4 टिकट काटे गए। और अब हम बात करते हैं नागौर से ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा को लेकर आप जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात सामने आ रही थी
कि क्या ज्योति मिर्धा पर दाव खेला जाएगा, क्योंकि ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव लड़ाया, उनको हार का सामना करना पड़ा। और अभी जो कल सूची आई थी सीपी जोशी की, उसमें उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जैसा मैं कह रहा था मनीषा कि अभी भी वहाँ सबसे मजबूत दावेदार ज्योति मिर्धा थी, उनको टिकट दिया गया है। पाली से पीपी चौधरी को टिकट दिया गया है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि ये अपना टिकट बदल सकते हैं, राजसमंद से टिकट मांग रहे थे, ऐसी चर्चाएं थी। और आपने कुछ समय से देखा होगा, कुछ माहौल भी जोधपुर में इस तरह का बन रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तुझसे तेरी खैर नहीं, इस तरह की नारेबाजी हो रही थी। काफी कुछ कई बार लगातार जब अभी पीएचडी मंत्री वहाँ गए थे कन्हैयालाल चौधरी, तब भी उनके सामने नारेबाजी की थी, इनके जो खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। तो उसको लेकर इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के टिकट को काटा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक है बाड़मेर से कैलाश चौधरी को रिपीट किया गया है। कैलाश चौधरी मंत्री हैं, और चूंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इस तरह की चर्चाएं थी, कैलाश चौधरी खुद नहीं लड़ना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं था। पार्टी ने उनको कहा कि आपको लड़ना है, तो उन्होंने लड़ने के लिए सहमति दी और कैलाश चौधरी को बाड़मेर से टिकट दिया गया है। जालौर से चूंकि देवजी पटेल चुनाव हार गए थे, और जैसा मैंने मनीषा कहा था कि जो 6 सीटें थी लोकसभा की, जिन पर 3 पर सीट जीत हासिल हुई थी और 3 पर हार का सामना करना पड़ा था, पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है कि 6 सीटों पर बदलाव किया जाएगा। और फिलहाल वो हमारे सामने तस्वीर देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी देवजी पटेल को टिकट काट दिया गया, उनकी जगह लुम्बा राम चौधरी को मौका दिया गया है। उदयपुर में मैंने जैसे कहा था, अर्जुन लाल मीणा को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, पार्टी की गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे थे, और उनको बीमारी एक बड़ी वजह शायद उनकी बने, जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह मन्नालाल रावत को मौका दिया गया है, नया चेहरा है। बांसवाड़ा से कनकमल कटारा का टिकट काटा गया, जो मौजूदा सांसद है बीजेपी से, लेकिन चूंकि ये तय हो गया था, महेंद्र सिंह मालवीय को जब पार्टी में शामिल किया गया था, तभी लगभग ये तय हो गया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्र सिंह मालवीय पर दाव खेला जाएगा, क्योंकि उस इलाके में जो आदिवासी बेल्ट है मनीषा, वहाँ न केवल महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट देकर पार्टी ने इस लोकसभा सीट पर अपना जनाधार मजबूत किया, बल्कि वो जो आदिवासी बेल्ट है उनके तमाम इलाकों को प्रभावित करेगी, और इस लिहाज से प्रभावित करेगी। बीजेपी का आधार लगातार बढ़ रहा था, बीजेपी का बढ़ता हुआ आधार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंताजनक था। लिहाजा बीजेपी ने बड़ा ट्रम्प कार्ड चलते हुए महेंद्र सिंह मालवीय को मौका दे दिया है, और निश्चित रूप से इसका फायदा न केवल उस लोकसभा सीट पर बल्कि आसपास की सीटों पर भी उनको मिलेगा। चित्तौड़गढ़ से एक बार फिर भाजपा के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, और वहाँ से सांसद भी चित्तौड़ से, उन्हीं को मौका दिया गया है। कोटा से ओम बिरला को मैदान में उतारा गया, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको दोबारा मौका दिया गया है। 12 झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को मौका दिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात मनीषा ये है, चूंकि दुष्यंत सिंह को लेकर इस तरह की चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर हो सकता है वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा जा सकता है, और चर्चा भी हुई, इस तरह की खबरें भी सामने आई कि वसुंधरा राजे को कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि नहीं, बेटे को मौका दे दीजिए, सीट वहाँ से मैं निकालने में सक्षम है। तो ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर दुष्यंत सिंह को वहाँ पर मौका दिया है। तो ये कुल मिला के हम ऋचा कह सकते हैं कि जो 15 की सूची आई है, इसने पार्टी में तमाम जो पैरामीटर्स उन पर ध्यान दिया गया है, एक एक सर्वे किया गया है, और जैसा कि मैं कह रहा था कि उन जहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी मिलेगी सांसद की, अगर फीडबैक थोड़ा भी नकारात्मक रहेगा तो पार्टी टिकट काटने में नहीं हिचकेगी। और आपको लगातार जो तस्वीर दिख रही है, 2 सांसदों का मैं जिक्र जरूर करूँगा जिनको विवादों के चलते अपनी टिकट से हाथ धोना पड़ा। एक है चूरू राहुल कस्बा, और एक है भरतपुर। यहाँ दोनों जो टिकटें, ये कहीं ना कहीं विवाद की वजह से इन दोनों को मौका नहीं दिया गया, और इनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। ज्योति मिर्धा को लेकर लगातार ये बातें हो रही थी, क्या ज्योति मिर्धा को मौका दिया जाएगा, लेकिन जब पार्टी ने ज्योति मिर्धा को भाजपा में शामिल किया गया, तभी से ये तय था कि ज्योति मिर्धा को लोकसभा का ही चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच पार्टी ने उनको नागौर से जरूर विधानसभा का टिकट दिया, हालांकि उनको अपने ही चाचा के सामने हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस तरह की भी कयास लगाई जा रही थी कि क्या उनके चाचा भी पार्टी में आ सकते हैं, ये तमाम बातें हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा एक मजबूत कैंडिडेट थी, और उसी का फायदा मिला कि ज्योति मिर्धा को नागौर से मौका दिया गया है। पाली से पीपी चौधरी को मौका दिया गया। जोधपुर को लेकर मैं फिर दोबारा जिक्र करना चाहूँगा कि जोधपुर को लेकर लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को दोबारा मौका दिया जाएगा, क्या उनका टिकट काटा जाएगा, क्या उनको कहीं अन्य सीट से लड़ाया जाएगा। लेकिन अब पूरी तरह से साफ हो गया, विराम हो गया सारी बातों पर, सारे तथ्यों पर। गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर दाव खेला गया है, क्योंकि पहली अगर ये सूची हम 195 की जो सूची आई है, उसमें 34 केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों को दोबारा मौका दिया गया है, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कोटा से लड़ रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 28 महिला प्रत्याशी उतारा गया है, 47 युवाओं पर दाव खेला गया है, 27 SC हैं, 18 ST हैं और 57 OBC हैं।
देखो लगातार ये बात कह रही है पार्टी, क्योंकि ओबीसी को लेकर जिस तरह जातीय जनगणना को आधार बनाकर जो मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और राहुल गांधी लगातार ओबीसी हितों पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, मौजूदा सरकार पर लगा रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने एक दाव खेलते हुए ओबीसी पर बड़ा दाव खेला। 57 यानी कि 195 की सूची में से 57 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये उनको काउंटर है कि हम ओबीसी को पूरा साथ लेके चल रहे हैं। ओबीसी को अधिक टिकट दिए जाने का ये तात्पर्य है कि पार्टी इस बात का मैसेज देना चाहती है कि वो किसी वर्ग से अलग नहीं है या किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं की जा रही है। बिल्कुल लाल सिंह जी, अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई अधिकतर महिलाओं को टिकट यहाँ पर दिया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पहली सूची जो राजस्थान के सामने आई है, महिलाएं उसमें लगभग एक महिला को टिकट दिया गया है, उसको उम्मीदवार बनाया गया है। हाँ देखिए, यहाँ एक महिला को टिकट दिया गया है, लेकिन एक महिला का टिकट काट लिया गया है, ज्योति को टिकट दिया गया है। भरतपुर से जो मौजूदा महिला सांसद थी उनका टिकट काट लिया गया और उनकी जगह ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। बाकी हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर पहले कोई महिला प्रत्याशी पहले भी नहीं थी, लेकिन हाँ ये उम्मीद कर सकते थे और अधिक महिलाओं को शायद टिकट मिलता तो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि 10 अभी और सीटें बाकी बची हैं ऋचा, उस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि और महिलाओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें, पूरे 195 की सूची पर नजर डालें तो एक अच्छी संख्या में इस लिहाज से कह सकते हैं 28 महिलाओं को मौका दिया गया है, जिसमें से पहले मैंने कहा था 28 महिला हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 50 एससी हैं जो 50 से कम उम्र के 47 युवाओं को मौका दिया गया है, एससी की 27 हैं, एसटी की 18 हैं और ओबीसी की 57 सीटें दी गई, यानी सभी वर्गों को साधने का यहाँ पर पार्टी ने एक मैसेज दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक शायद एक उम्मीद भी थी कि भाई 195 नामों की लिस्ट यहाँ पर जारी होती है, सूची जारी होती है, तो शायद महिलाओं को अधिकतर मौका मिलेगा, क्योंकि अब 33% आरक्षण का जिक्र भी यहाँ पर किया गया था, तो महिलाओं को उम्मीद थी कि बीजेपी हमको उम्मीदवार बनाएगी। तो इससे क्या कोई इफेक्ट पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? देखिए अभी सूची और भी आनी बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि आपने सही कहा, लगातार इस तरह की उम्मीद भी है और अभी हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सूची और भी आना बाकी है, लेकिन उस लिहाज से देखें तो परसेंटेज बढ़ा है महिलाओं का। पिछली अगर हम चुनावों की तुलना करें तो महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है और अभी उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी जो सूचियां आएंगी उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिक टिकट मिलेगी, क्योंकि पार्टी लगातार ये मैसेज दे रही है और भारतीय जनता पार्टी दावा भी कर रही है, और जब से शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया तब से पार्टी ये कह भी रही है। और देखिए एक बात और है ऋचा, क्योंकि पार्टी का एक दायित्व भी बनता है, नैतिक दायित्व बनता है पार्टी का महिलाओं को अधिक टिकट देने का। एक तो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए जो 33% आरक्षण का कानून है, इसके साथ ही जो वोट ऑफ परसेंटेज है महिलाओं को लगातार पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव ले लें चाहे अन्य चुनाव ले लें। 2014 के बाद अगर आप वोट ऑफ पैटर्न पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक पड़ रहा है। ऐसे में ये जीत का एक बड़ा आधार है। आप देखिए जब हम कवरेज पर जाते हैं ऋचा तो हम कई बार देखते हैं, और इस बार एक अच्छी तस्वीर जो हम कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए वो ये है कि महिलाएं अधिक संख्या में घरों से बाहर निकल रही हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। कई स्थानों पर हम देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें महिलाओं की नजर आती हैं, पुरुषों के बनिस्बत महिलाओं की कतारें अधिक लंबी नजर आना ये बताता है कि महिलाएं अब अपना काम छोड़कर पहली प्राथमिकता दे रही है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी वोट की जो भागीदारी उसको निभाएं। आप देखिए मुझे एक वाकया याद आता है, जब अभी चुनाव हुए थे जी, विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ एक महिला वोट देने आई, सुबह सुबह का वक्त था ऋचा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप वोट डाले आए? पहला मत दिया था उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, पहला वोट डाला था। तो उनका वाक्य देखिए, उनका क्या कहना था कि आज मैंने कोई काम नहीं किया है, मतलब मैंने पहला जो काम किया है ना, मैं गोविंद देव जी के दर्शन करने जाती हूँ, घर से जब निकलती हूँ तो पहले गोविंद देव जी के दर्शन करती हूँ, लेकिन आज मैंने गोविंद देव जी दर्शन बाद में करूंगी, पहले अपना वोट डालूंगी। तो ये जो बताता है कि महिलाओं में कितनी जागरूकता अपने मताधिकार के प्रति बढ़ रही है। और देखिए लोकतंत्र कब मजबूत होगा? लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा ना ऋचा जब अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। और अभी इससे पहले जो हम तस्वीर देखते थे, अधिकतर महिलाएं आती नहीं थी, घरों से आती थी तो एक उसी प्रभाव में वोट डालती थी कि भाई परिवार का मुखिया जहाँ वोट डाल रहा है महिलाएं अपना वोट वहाँ डाल रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब महिलाएं खुद डिसीजन ले रही हैं, अपने निर्णय ले रही हैं, वोट का फैसला कर रही हैं। यहाँ तक कि कई बार घरों में हम देखते हैं कि चाहे अन्य सदस्य और पार्टी को डाल रहे हो, लेकिन महिला ने सोच लिया मुझे उस पार्टी को डालना है, उस कैंडिडेट को डालना है। इस तरह की तस्वीर आ रही है। ये सुदृढ़ लोकतंत्र का प्रतीक है और महिलाओं की बढ़ती लोकतंत्र भागीदारी का प्रतीक है। तो ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है ऋचा कि उनको महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देना चाहिए, अधिक से अधिक, ताकि उनकी और भागीदारी बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व और बढ़े।
अब वो जाहिर है कि इसी उम्मीद पर कहीं ना कहीं लगातार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया भी जा रहा है लाल सिंह जी। इसके अलावा अगर हम बात करें युवाओं को लेकर, क्योंकि 195 की पहली सूची बीजेपी की यहाँ पर जारी हो चुकी है, उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर जारी हो गई है, नए जो चेहरे हैं वो इसमें कितने शामिल हैं, युवाओं को कितना मौका दिया गया इस पहली सूची में? देखो, अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर सूची की तो करीब 47 को मौका दिया गया है जो 50 साल से कम उम्र के हैं, ऐसे 47 चेहरे। अगर यहाँ बात कर लेते हैं अपनी इस सूची को भी, अगर हम देखना चाहें तो देखिए देवेंद्र झाझड़िया नया चेहरा है, खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया नया चेहरा है। और अगर वो ज्योति मिर्धा भी नया चेहरा मान सकते हैं हम, वो भी 50 से कम ही है शायद। और बाकी तो ये जो है पुराने चेहरे कह सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत सिंह पुराना चेहरा है, ओम बिरला बड़े हैं, सीपी जोशी भी युवा चेहरा है, सीपी जोशी भी युवा कह सकते हैं, महेंद्र सिंह मालवी हैं, लुम्बा राम है, मन्ना लाल है पुराने, कैलाश चौधरी, गगन सिंह शेखावत, ये पुराने अनुभवी चेहरे हैं। देखिए इस सूची की एक बात खास बात है, इस सूची में आप देखिए पार्टी ने कितनी एक्सरसाइज की है एक एक सीट पर। आप देखिए मौका था, भरतपुर से चाहते तो रंजीता कोहली को रिपीट कर सकते थे, बिल्कुल, जो रंजीता कोहली मौजूदा सांसद हैं, लेकिन वो क्योंकि विवादों में रहीं और पार्टी ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। देखिए पार्टी ने कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, ये तय था कि उनको विवाद भारी पड़ सकते हैं। लगातार पार्टी इस बात को वॉच कर रही थी, उनको हालांकि सुरक्षा अभी दी गई थी, लेकिन लगातार जिस तरह के विवाद सामने आ रहे थे सांसद को लेकर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, तो पार्टी ने कोई इफ इन बट नहीं किया। उन विवादों का खामियाजा रंजीता कोहली को भुगतना पड़ा, उनके टिकट को काटकर रामस्वरूप कोहली को वहाँ पर मौका दिया गया है। इसके साथ ही एक चीज मैंने चूरू का जिक्र किया था, चूरू में राहुल कस्बा नया चेहरा है, युवा चेहरा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी उसको लेकर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो विवाद हुआ उसको लेकर पार्टी ने गंभीरता से लिया। पार्टी नहीं चाहती भी किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े, लिहाजा राहुल कस्बा को टिकट से हाथ धोना पड़ा। तो मैं कहता हूँ चूरू और भरतपुर ये 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं ऋचा, जहां मौजूदा सांसदों को विवाद के कारण हाथ धोना पड़ा, यानी कि विवाद उन पर भारी पड़ा और उनकी जगह नए चेहरे, चूरू में देवेंद्र झाझड़िया और भरतपुर में रामस्वरूप कोहली को जगह मिली। नागौर में ज्योति मिर्धा एक मिर्धा खानदान से वो आती हैं, और चूंकि जब कह रहा था ऋचा कि जब ये तय हुआ था कि ज्योति मिर्धा भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, तभी लगभग ये मान लिया गया था कि ज्योति मिर्धा को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। मिर्धा परिवार से आती हैं, मिर्धा एक बड़ा परिवार रहा है राजनीति में, उसका साख है, छाप है, और कभी कांग्रेस का पर्यायवाची रहा है मिर्धा परिवार। आपको मैं उस जिक्र कर रहा हूँ लगभग उस चुनाव की बाद 1977 में जब जनता पार्टी की लहर का जिक्र करता हूँ, जब कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी और वो सीट थी मिर्धा परिवार से, तो वो परिवार है, उस परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाली है ज्योति मिर्धा। ऐसे में ज्योति मिर्धा एक बड़ा नाम था, लेकिन आप देखिए इसमें 2 नामों का जिक्र और हम कर सकते हैं ऋचा। ज्योति मिर्धा वो चेहरा है जो कांग्रेस से आती है, बड़ी नेता रही है, MP रही है कांग्रेस से। एक नाम महेंद्र सिंह मालविया जो आदिवासी इलाके से आते हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस से MP रहे। तो यानी कि आप देखिए ये MP भी रहे, कांग्रेस से मंत्री भी रहे, 2 बड़े चेहरा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, वो आज बीजेपी की पहली सूची में उनको टिकट मिला है। ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी ने बहुत पहले ये सोचना शुरू कर दिया था कि किस तरह एक एक सीट पर एक्सरसाइज बहुत पहले से हो रही थी, क्योंकि जब हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के दौरान आग दिखाना शुरू किया और पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया, तभी पार्टी ने तय कर लिया था कि नागौर से गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, नागौर में नया प्रत्याशी उतारा जाएगा, नया चेहरा उतारा जाएगा और ऐसा चेहरा उतारा जाएगा जो हनुमान बेनीवाल को काउंटर कर सके, और उसकी खोज पूरी होती है ज्योति मिर्धा पर। तो यानी कि पार्टी का एक्सरसाइज देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये भी सवाल ये भी है लाल सिंह जी, क्योंकि नागौर से जो उनको उम्मीदवार बनाया गया है डॉक्टर ज्योति मिर्धा को, साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा से बनाया गया है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, एक बड़ा इनाम मिला है इनको। पहले कांग्रेस में थे, इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो बड़ा इनाम दे दिया है इनको। एक संदेश भी है कि भाई जो कोई हमारी तरफ आएगा या जो हमें अपनाएगा उसको इनाम मिलेगा, वो खाली हाथ नहीं रहेगा या मायूस नहीं रहेगा हमारी पार्टी में। देखिए बिल्कुल बड़ा मैसेज है, ये मैसेज तो इन दोनों के लिए है ही, और बाकी अगर और लोग भी कहीं कतार में हों तो उनके लिए First side, you're just making 3 M's. It's only 1 M. It's Modi. Rest everything, whether it's money or mandir, it's all subservient to brand Modi. The vote is going to be for or against Mr. Modi, the person, his ideology, his work style, what he has delivered, has not delivered, what people think of him, good, bad, whatever. But the vote is, it's very clear, it's in and around Mr. Modi. लेकिन आप ये तो मानते हैं कि भले I go to an extent, no, Mandir also is subservient to it. We've just
go to the field today and just after this hike of Ram Mandir. तो चलिए फिलहाल की बड़ी जानकारी, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिला है और आप यहां पर केंद्रीय मंत्री शेखावत की जो धर्मपत्नी है उनको यहां पर सुन रहे थे। हालांकि खुशी का माहौल यहां पर जरूर देखा जा रहा है, परिवार में खुशी है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी देखिए न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, इस पे हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लाल सिंह, हम जिक्र कर रहे थे ज्योति मिर्धा और साथ ही महेंद्र सिंह मालवीय को लेकर एक बड़ा इनाम उनको मिल गया, एक बड़ा संदेश, यानी कि अब कह सकते लालच भी, अगर जो बाकी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के उनको भी उम्मीद होगी भाई अगर हम दामन थाम लेते हैं बीजेपी का तो शायद हमको भी यहाँ पर बीजेपी दूसरी सूची में शामिल कर ले। देखिए, जैसे एक पार्टी का कमिटमेंट होता है और इतनी बड़ी पार्टी जब कोई कमिटमेंट करती है तो उसमें खराबी उतरती है, क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय को अगर लिया गया है, महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस में बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, इससे पहले सांसद रहे हैं और लंबे समय से उस इलाके में एक आदिवासी बड़ा चेहरा है। और जैसा कि मैंने कहा था, इसके लिए सबसे बड़ा जो पार्टी ने एक दाव खेल दिया, बीएपी के बढ़ते जनाधार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दी। आप देखिए, दोनों ही पार्टी को लिए चिंता का विषय बन रहा था कि लगातार बीएपी की पार्टी का जनाधार बढ़ रहा था, जो ऐसा नहीं बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। लेकिन उनके पास महेंद्र सिंह मालवीय एक चेहरा था, वहाँ पर बड़ा चेहरा, आदिवासी चेहरा था। उस चेहरे को पार्टी ने अपनी ओर शामिल करके न केवल बीएपी के जनाधार का जो नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता उसको काउंटर किया है, बल्कि कांग्रेस को भारी नुकसान भी दिया है, क्योंकि बड़ा चेहरा जब दूसरी पार्टी में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका उस पार्टी को नुकसान जरूर उठाना पड़ता है, खामियाजा उठाना पड़ता है जो उनको छोड़ कर जाता है। तो ये, और आपने कहा कि इनाम तो मिल ही गया उनको, ये मैसेज तो दे ही दिया है, लेकिन साथ ही पार्टी को भी एक बड़ा जनाधार मिल गया। अब देखिए, दोनों तरफ हुआ है, उनको इनाम मिला है तो पार्टी को बल मिला है, क्योंकि उनको ऐसे चेहरे की तलाश थी, ऐसे जिताऊ चेहरे की तलाश थी जो उनको बांसवाड़ा में महेंद्र सिंह मालवीय के रूप में मिला है। वही कमोबेश आप बात कर रहे हैं ज्योति मिर्धा की, जो हम बात कर रहे थे, वो उनको चेहरा मिला है। तो ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरे रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, और ज्योति मिर्धा का तो पूरा खानदान कांग्रेस का रहा है। और उस इलाके में जिसको कि जाट पॉलिटिक्स की राजधानी कहा जाता है, नागौर में, वहाँ उन्होंने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया लंबे समय तक। ऐसे में उसकी विरासत का संरक्षण करने वाली नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है। तो आज की बात नहीं है, उस वक्त भी जिक्र किया था, कहीं ना कहीं पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन और मंथन का समय है कि इतने बड़े नेता आकर के छोड़कर जा रहे हैं। खैर, फिलहाल वो पुरानी बातें होगी, लेकिन आज का सच ये है कि ज्योति मिर्धा को नागौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है मैदान में, वही महेंद्र सिंह मालवीय को भी मैदान में उतार दिया। यानी कि दोनों नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उन दोनों को इनाम मिल गया है, ये मैसेज है, और उन दोनों को भी पार्टी में आने का फायदा मिल गया है। यानी कि पार्टी को फायदा हुआ है तो दोनों प्रत्याशियों को भी पार्टी का फायदा हुआ है। रिचा जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब जो अभी सूची यहाँ पर जारी हुई है और राजस्थान की कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन पर फिर से भरोसा जताया गया है, उन पर फिर से दाव खेला गया है, नए चेहरों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। इस बार क्या लग रहा है लाल सिंह कि वाकई अब जो दूसरी सूची आएगी उसमें नए चेहरे, युवा और महिलाओं के भी नाम हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल होंगे, नए चेहरे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, क्योंकि जो बड़े बड़े मंत्री थे उनके तो नाम हो आ चुके हैं पहली सूची में। हाँ बिल्कुल, अब जो नई सूची जो आएगी, 10 नाम जो बचे हैं रिचा, उनमें आपको नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। आप देखिए, उसमें जयपुर शहर भी बचा है, जयपुर ग्रामीण भी बचा है। तो आप इतने मानिए यहाँ पर नए प्रयोग पार्टी कर सकती है। जैसा मैंने कहा था कि पार्टी कुछ संगठन के नेताओं को भी इस बार, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैदान में उतार सकती है। और 2 चेहरे जिनका जिक्र लगातार हो रहा था, क्या जो राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलेगा, क्या सतीश पूनिया को टिकट मिलेगा, तो ऐसे में इनकी भी अभी उम्मीद कायम है, क्योंकि जिन सीटों पर लेकर इनके नाम की चर्चा हो रही थी वो भी उन पर आना, उनका घोषणा होना बाकी है। एक इस सूची में अपन उन नामों का जिक्र जरूर कर सकते हैं रिचा, जिनके टिकट काटे गए हैं। देखिए, पहला बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया, लेकिन दूसरा जैसे हम चूरू में आते हैं तो देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और जैसा कि लगातार मैं जब चर्चा कर रहा था सूची आने से पहले कि राहुल कस्बा का अगर टिकट कटता है, विवाद उन पर भारी पड़ता है, तो देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया जा सकता है। और फिलहाल देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया गया है। उनको खिलाड़ी होने का फायदा मिलेगा, देश का नाम रोशन किया, इसका भी फायदा मिलेगा। और चूंकि राहुल कस्बा भी जाट हैं और जाट का टिकट काट के जाट ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो ऐसे में कोई जाटों में नाराजगी वाली बात भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं भरतपुर की, जहाँ टिकट काटा गया है,
यहाँ रामस्वरूप कोहली को मौका दिया गया, लेकिन रंजीता कोहली का टिकट काट लिया गया। मैं पहले भी आपको जिक्र कर रहा था कि उनको कहीं ना कहीं विवादों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा, लगातार वो विवादों में रही और अपने उनका कहीं ना कहीं जो मैं बोलना चाहूँगा अधिक खुद ज़्यादा विवादित रहना, खुद के बयानों से ज़्यादा विवादित रहना भी उनको नुकसानदायक हुआ। उनको लेकर विवादास्पद बयान अलग बात है, लेकिन खुद अपने बयानों से विवादित होना, अपने बयानों से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाना भी उनके लिए खुद आज खामियाजा भुगतने की वजह बन गया। तो वह रामस्वरूप कोहली को मौका दिया गया है। इसके साथ ही जो टिकट काटा है, ये नागौर की हम चर्चा कर ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पहले ही हनुमान बेनीवाल छोड़ चुके थे एनडीए, लिहाजा नया चेहरा लाना ही था। इसके साथ हम बात करते हैं जालौर की। जालौर में लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी क्योंकि देवजी पटेल को विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उनको काफ़ी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उस समय जब उनको टिकट दिया तब भी बहुत ज़्यादा विरोध उनका हुआ था। हालांकि पार्टी ने क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह रही होगी कि उनका टिकट नहीं बदला, लेकिन लगातार ये प्रयास किए गए कि देवजी पटेल की स्थिति बहुत खराब है, लगातार उनका विरोध सामने आया। लेकिन जब वो चुनाव हारे तब लगभग तय माना जा रहा था कि देवजी पटेल का टिकट कटेगा और उनके स्थान पर लुम्बाराम चौधरी को मौका दिया गया है। इसके साथ ही एक उदयपुर जहाँ टिकट कटा है, ये चौथी टिकट की हम बात कर लेते हैं। ये हैं अर्जुन राम मीणा है। अर्जुन लाल मीणा का ऐसा नहीं था कोई नाराजगी थी इनके नाम से पहले या इनको कोई लेकर विवाद था, लेकिन ये लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार चल रहे थे और पार्टी कार्यक्रमों में भी नजर नहीं आ रहे थे, क्षेत्र में भी इनकी एक्टिविटी अधिक नहीं हो पा रही थी। तो अस्वस्थ होना एक बड़ा कारण बना, इनका टिकट काटकर मन्नालाल रावत को मौका दिया गया है। और एक बांसवाड़ा जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, यहाँ पर जो भाजपा के मौजूदा सांसद है कनकमल कटारा, इनका टिकट काटा गया है और इनके टिकट काटने की वजह सिर्फ यही है क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय एक बड़ा चेहरा है, आदिवासी वोट बैंक को साधने में अधिक कारगर साबित होंगे, आदिवासी वोट बैंक में पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की जड़ें मजबूत करेंगे और न केवल इस सीट पर बल्कि जहाँ आदिवासी इलाका है वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में कैसे आए, इसको लेकर ये जो दाव पार्टी ने चला है वो कारगर होगा। लिहाजा कनकमल कटारा को अपनी टिकट से हाथ धोना पड़ा। बाकी चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी रिपीट हुए हैं, कोटा में ओम बिरला को दोबारा मौका मिला, दुष्यंत सिंह को रिपीट किया। दुष्यंत सिंह की अगर हम जिक्र इसलिए कर सकते हैं, लगातार वसुंधरा राजे वहाँ से सांसद रहीं और वसुंधरा राजे के बाद दुष्यंत सिंह लगातार सांसद हैं वहाँ पर। इस बार ये चर्चा थी कि क्योंकि 2 बार रहे या 3 बार रहने के बाद कुछ एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होता है तो चेहरा बदला जा सकता है और इस सीट को लेकर चर्चा थी कि क्या यहाँ दुष्यंत सिंह का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मौका दिया जा सकता है। और चर्चा बहुत तेजी से थी। पार्टी के सूत्रों की माने तो ये तक था कि हाँ वसुंधरा राजे को टिकट दिया जाना लगभग पार्टी का मानस है, लेकिन वसुंधरा राजे ने बहुत साफ ये कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुष्यंत सिंह आराम से इसमें सीट पर विजयी होंगे। बड़ी विनम्रता से उन्होंने सहज मना कर दिया और दुष्यंत सिंह को वहाँ से टिकट मिल गया। तो कुल ये पूरा एक सूची का एनालिसिस हम देख सकते हैं। तो आप इस सूची के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्टी ने बहुत सीटों पर बहुत पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। नागौर सीट को लेकर, बांसवाड़ा सीट को लेकर पार्टी पहले से अपना काम कर रही थी, लगातार ऐसे चेहरों की तलाश में थी जो अगर इनके टिकट काटने के स्थान पर बड़े मजबूत चेहरों को मैदान में उतारा जाए। इसके साथ ही अलवर का जिक्र जरूर करना होगा क्योंकि यहाँ भी पहले बाबा बालकनाथ थे ऋचा, लेकिन क्योंकि वो एमएलए बन गए तो यहाँ मौका दिया जाना था। भूपेंद्र यादव को यहाँ मौका दिया गया। संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं, जमीन से उठे हुए नेता हैं भूपेंद्र यादव, संगठन का बहुत अनुभव है उनको, राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं। अलवर से उनको लड़ाया गया, यादव बाहुल सीट है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इनको लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे क्या इनको हरियाणा भेजा जाएगा, क्योंकि बीच में ये देखने को मिला था कि इनकी लगातार जो एक्टिविटीज़ थी वो हरियाणा में बढ़ गई थी, लेकिन इनको अलवर में जैसा कि उम्मीद थी अलवर से इनको टिकट दिया गया है। ऋचा ठीक है, अगर हम जिक्र करें जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं तो क्या कोई प्रभाव अब पड़ सकता है? जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, कोई नाराजगी, कोई विरोधाभास? देखिए जैसी टिकट काटने की पहली सीट है चूरू जो इस सूची में नाम आया है, वहाँ राहुल कस्बा का टिकट काटा गया, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। कस्बा फैमिली का बड़ा नाम है, इनके पिता भी बड़े नेता रहे हैं और राहुल कस्बा क्योंकि लगातार सांसद रहे हैं, युवा चेहरे हैं, ऐसे में एक नाराजगी तो होगी, लेकिन इस नाराजगी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दाव इस लिहाज से चल दिया। अगर मान लो देवेंद्र झाझड़िया के स्थान पर अगर किसी अन्य जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारते तो आपको अधिक नाराजगी से सामना करना पड़ सकता था, लेकिन चूंकि राहुल कस्बा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया गया, एक फायदा ये मिलेगा अगर मान लो नाराजगी थोड़ी बहुत होगी भी, बस मुझे नहीं लगता क्योंकि पार्टी बहुत ही अनुशासनबद्ध पार्टी और राहुल कस्बा शायद नहीं है इस स्थिति में कोई विरोध करेंगे, फिर भी अगर कोई नाराजगी मान लो उनके समर्थकों में होती है तो पार्टी इसका काउंटर इस लिहाज से करेगी क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया को 2 फायदे मिलेंगे। वो खिलाड़ी हैं तो सर्व जातियों में मान्य है, उनकी एक छवि है और एक बड़े खिलाड़ी हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस लोकसभा क्षेत्र को भी मिलेगा और साथ ही खुद वो जाट हैं,
ऐसे में वो नाराजगी बहुत ज़्यादा यहाँ असर नहीं कर पाएगी। इसके साथ आप बात कर लीजिए भरतपुर रामस्वरूप कोहली, यहाँ रंजीता कोहली का टिकट काटने का बिल्कुल असर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही कोहली समाज से आते हैं। यहाँ भी पार्टी ने वही कोहली समाज को मौका दिया है। ऐसे में रामस्वरूप कोहली को रंजीता कोहली का विरोध शायद होगा नहीं, फिर भी अगर समर्थक नाराज होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान रामस्वरूप कोहली को नहीं उठाना पड़ेगा। और अब बात करते ज्योति मिर्धा, वहाँ तो विषय है ही नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले ही छोड़ के चले गए थे एनडीए को। ऐसे में ज्योति मिर्धा को ही मौका मिला है। इसके साथ एक सीट है जालौर। यहाँ एक बात हो सकती है कि देवजी पटेल जिससे आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, क्या वो नाराज़गी जाहिर करेंगे? लेकिन लगातार जो सर्वे किया पार्टी ने, लगातार देवजी पटेल को लेकर जालौर में लगातार संगठन के स्तर पर सर्वे किया गया, लोगों से सर्वे किया गया, इनको लेकर सर्वे किया गया। और चूँकि विधानसभा चुनाव हारने के बाद देवजी पटेल का ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरा, और ऐसे में पार्टी ने तय किया कि देवजी पटेल को टिकट देना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में उनका टिकट काटकर लंबाराम चौधरी को मौका दिया गया है। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर भी ऐसा नहीं लगता कि कोई विरोध ज़्यादा इस सीट पर होगा। ठीक है। महेंद्र सिंह मालवीय का तो कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि जब महेंद्र सिंह मालवीय को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी, उस समय कनकमल कटाला जो खुद सांसद हैं वो साथ में बैठे थे। ऐसे में हाँ ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का टिकट कटता है, दूसरी पार्टी से कोई नेता आता है और उसको टिकट दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कनकमल कटारा के मन में मलाल तो रहेगा कि अगर महेंद्र सिंह मालवीय नहीं आते तो शायद मुझे ही टिकट मिलता। तो हाँ, एक व्यक्तिगत रूप से उनको जरूर नुकसान है, व्यक्तिगत रूप से उनको जरूर नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन नुकसान यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है। अगर मैं पूरे ऑल ओवर लिस्ट की बात करूं तो देखिए 34 केंद्रीय मंत्री हैं, 28 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, 47 युवाओं को मौका दिया गया है, 17 एससी हैं, एसटी 18 हैं और ओबीसी 57 हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी पर ज़रूर विश्वास जताया गया, उन पर दांव खेला जा रहा है। इसकी क्या कुछ वजह रही है कि ओबीसी का जो विश्वास वाकई जो बढ़ रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल ओबीसी का विश्वास बढ़ा भी है। और अभी आपने देखा होगा कि जो भारत रत्न देने की घोषणा की थी, और जिस तरह उसमें आरएलडी को साधा गया है, जयंत चौधरी को लिया गया है, एक बड़ा दाव खेला है। क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं पार्टी को 17 के आसपास, 20 के आसपास सीटों पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन ये दाव चलने के बाद, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, और कई इलाकों में जो ये इलाका है आपका मथुरा है, फतेहपुर है, आगरा है, इस बेल्ट में बड़ा प्रभाव है। करीब 17 से पश्चिम साइड, पश्चिम का पूरा जो इलाका है, करीब 20 सीटों पर ये प्रभाव यहाँ रहता है। तो पार्टी लगातार शुरू से ही इस वर्ग पर कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। वजह क्या है कि ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी। अच्छा, ऐसे में आपने देखा होगा यही उन्हें इसी को काउंटर करने के लिए नीतीश से समझौता किया बिहार में, वहाँ दाव चला। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को अपने पाले में लिया, वहाँ दाव चला। इसके साथ ही यहाँ राजस्थान की बात कर लें तो अभी भी इनमें अधिकतर किसी भी ओबीसी चेहरे का अगर काटा गया है तो वहाँ ओबीसी को ही मौका दिया गया है, और जाति का भी नहीं बदला गया है। यानी कि अगर जाट प्रत्याशी का टिकट काटा गया है तो जाट प्रत्याशी को ही मौका दिया गया है। अगर कोहली का टिकट काटा गया, हालांकि वो रिजर्व है, लेकिन वहाँ कोहली के अलावा अन्य रिजर्व को ना देकर कोहली को ही मौका दिया गया है। तो ऐसे में पार्टी ओबीसी पर विशेष फोकस कर रही है। उसकी एक बड़ी वजह और भी है, क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी लगातार ओबीसी वर्ग को लेकर टारगेट कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं इसी वर्ग से उपजा है। और जब भी देखिए बड़े आंदोलन हुए हैं वो मध्यम वर्ग से हुए हैं और ओबीसी वर्ग से हुए हैं। आप देखिए किसान आंदोलन जब भी हुआ ओबीसी वर्ग उसका झंडा बरदार बना, और आज भी जो आप तस्वीर देख रहे हैं किसान आंदोलन की, ओबीसी वर्ग से आता है। ऐसे ओबीसी वर्ग को नाराजगी पार्टी नहीं झेलना चाहती, और चूंकि विपक्षी पार्टी लगातार इसको हवा दे रही है कि ओबीसी वर्ग के साथ पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है। किसान कौम की बात आती है तो किसान कौम हालांकि सभी वर्गों से आती है, लेकिन ओबीसी का बड़ा वर्ग किसान कौम है। ऐसे में चलता किसान आंदोलन ओबीसी वर्ग के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार इस तरह की देश में हवा बनाना कि ओबीसी वर्ग का साथ नहीं दिया जा रहा है। कई बार इस तरह के आंकड़े सामने लाए जा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के कितने अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितनों को टिकट दिया जाता है। तो जो माहौल विपक्षी पार्टी बना रही है कि ओबीसी वर्ग की कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है, ऐसे में पार्टी ने उन तमाम आरोप प्रत्यारोपों का काउंटर करते हुए ओबीसी को अधिक टिकट जरूर साधने की कोशिश बीजेपी करे। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार आपका अधिक